कल हमने सेकंड चैप्टर कवर कर लिया था टिल हमने गाइडलाइन नंबर डी तक, जिसमें हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कि कब हमें हिस्ट्री का कोड लगाना है, कब हमें करंट मैलिग्नेंसी लगानी है। गाइडलाइन नंबर डी तक हमने कल कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गाइडलाइन नंबर ई। गाइडलाइन नंबर ई हमारी बताती है कि जब भी पेशेंट आएगा कीमो, इम्यूनो या रेडिएशन थेरेपी पे, ये पढ़ने से पहले मुझे आप लोग बताओ कि जब भी पेशेंट आएगा कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी पे, तो पहला कोड कौन से सीरीज से जाएगा? रिया दीक्षा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, इनकेस कुछ कह रहे हो आप लोग। हेलो रिया, आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम। अच्छा ठीक है। अब मुझे बताना कि अगर पेशेंट आता है फॉर कीमोथेरेपी, तो पहला कोड कौन सी सीरीज से जाएगा? कल हमने पढ़ा था ना कि व्हेन द इनकाउंटर इज़ फॉर कीमो, इम्यूनो, रेडिएशन, तो पहला कोड हमारा Z51 की सीरीज से जाएगा। यस मैम। ठीक है। सो जब भी कीमो, इम्यूनो या रेडिएशन थेरेपी के लिए आएगा, आपका जो फर्स्ट कोड होगा दैट इज शुड बी फ्रॉम Z51 फॉलोड बाय द मैलिग्नेंसी। जो भी मैलिग्नेंसी है वो आपकी सेकेंड नंबर पे जाएगी, पहले आपका कीमो, इम्यूनो या रेडिएशन का कोड जाएगा। अगर एक से ज़्यादा थेरेपी है, लेट्स से पेशेंट इज़ कमिंग फॉर द कीमोथेरेपी एज वेल एज इम्यूनोथेरेपी, पेशेंट को दोनों है, कीमो भी है और इम्यूनो भी कराने आया है फॉर अ पर्टिकुलर मैलिग्नेंसी, तो इस केस में क्या होगा, कीमो का भी कोड होगा Z51.11 एंड इम्यूनो का भी होगा, and there is no sequencing guideline which will tell us that we have to use Z51.11 as a primary or we have to use Z51.12 as a primary। तो हमें इन दोनों में से कोई भी एक प्राइमरी ले सकते हैं। तो जब भी पेशेंट कीमो और इम्यूनो दोनों के लिए आएगा, आपको दोनों Z51.11 इम्यूनो का Z51.12 दोनों कोड लगाने हैं, प्लस मैलिग्नेंसी टू रिप्रेजेंट कि कौन सी जगह का कैंसर है उसको, और इन दोनों में से कोई भी प्राइमरी जा सकता है एंड कोई भी सेकेंडरी जा सकता है। ठीक है। अब मेरे पास एक सेकेंड क्वेश्चन है। अगर कोई पेशेंट आया किसी कैंसर की सर्जरी कराने, लेट्स से पेशेंट को प्राइमरी नियोप्लाज्म है एंड सेकेंडरी नियोप्लाज्म है। प्राइमरी का एक मैलिग्नेंसी है एंड सेकेंडरी मैलिग्नेंसी है जो कि मेटास्टाइज होकर हुई है। आज पेशेंट प्राइमरी मैलिग्नेंसी की सर्जरी कराने आया, उसका जो इनकाउंटर है दैट इज़ प्लान फॉर द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द प्राइमरी मैलिग्नेंसी। अब इस सिचुएशन में प्राइमरी और सेकेंडरी कोड हम कैसे डिसाइड करेंगे? मैम प्राइमरी फर्स्ट जाएगा और सेकेंडरी सेकंड में, जिसकी वो अभी कराने आया उसको पहले रखेंगे। एग्जैक्टली जिसका वो कराने आया है हम उसको प्राइमरी कोड करते हैं, जो भी मैलिग्नेंसी वो ट्रीट कराने आया है। तो जैसे जब भी ऐसे सर्जिकल रिमूवल वाला इनकाउंटर होता है, जब हमारा कोई प्रोसीजर प्लान्ड होता है, नॉट जस्ट सर्जिकल रिमूवल, इवन दी बायोप्सी, अगर प्राइमरी मैलिग्नेंसी की बायोप्सी हो रही होती तब भी आप प्राइमरी मैलिग्नेंसी पहले कोड करते। तो जब भी इनकाउंटर होता है दैट इज़ फॉर सर्जिकल रिमूवल ऑफ नियोप्लाज्म, जहाँ की साइट ट्रीट हो रही है उसको आप प्राइमरी कोड करते। अगर आफ्टर द सर्जरी डॉक्टर ने कीमोथेरेपी भी दी है, यहाँ पे कीमोथेरेपी भी दी है आफ्टर द सर्जरी की, सेम सेशन में कीमोथेरेपी भी दे देते हैं, तब क्या करेंगे?
पहले प्राइमरी मेलिग्नेंसी, फिर कीमोथेरेपी, देन हमारी सेकेंडरी मेलिग्नेंसी, या फिर जोन सी साइट ट्रीट हो रही है आप उसको पहले कोट करोगे, फिर हमारा कीमोथेरेपी को उसके बाद जाएगा. तो अगेन when the encounter is for the removal of neoplasm and then provider is giving the chemotherapy या immunotherapy, you have to code the site where the patient is getting the treatment, where the patient is coming, जैसे कि जिस साइट के लिए वो सर्जिकल रिमूवल के लिए आ रहा है आप उसको प्राइमरी कोड करोगे, फॉलोड बाय द Z51 टू रिप्रेजेंट कि सेम सेशन में कीमोथेरेपी भी दी गई है. तो ऐसा नहीं है कि Z51 हमेशा प्राइमरी जाएगा, Z51 सेकेंडरी भी जा सकते हैं व्हेन द रीज़न इन ऑफ एनकाउंटर इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ नियोप्लाज्म. फटाफट फर्स्ट वाली गाइडलाइन को वर्ड टू वर्ड रीड करो और मुझे बताओ कोई क्वेश्चन. मैम एक बार ये रिपीट करना, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था इससे. अच्छा ठीक है, देखो जब भी ऐसा होगा कि पेशेंट आता है कोई सर्जिकल रिमूवल कराने, कहीं से नियोप्लाज्म का रिमूवल कराने, कोई ऑर्गन से सर्जरी, कोई ऑर्गन की सर्जरी कराने, तो उस केस में जोन सी साइट ट्रीट हो रही है, जिस साइट की सर्जरी हो रही है उसका कोड हम पहले लगाएंगे. ये तो हमने कल भी पढ़ा था. अब यहाँ पे जो रूल है वो ये है कि अगर सर्जरी के बाद डॉक्टर उसे कीमोथेरेपी दे रहा है तो कीमोथेरेपी हम सेकंड नंबर पे लगाएंगे. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कीमोथेरेपी हमेशा प्राइमरी जाती है, कीमो सेकंड नंबर पे भी जाती है अगर रीज़न फॉर इनकाउंटर हमारा सर्जिकल रिमूवल है. अब ठीक है, यस मैम. फटाफट रीड करो इसे. रीडिंग डन. डन मैम. मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भेजा है व्हाट्सएप पे, उस क्वेश्चन को करो. अब इस क्वेश्चन को हम साथ में करते हैं. सो क्वेश्चन था कीमो एंड इम्यूनो दोनों के लिए पेशेंट आया फॉर हिज क्रॉनिक बी-सेल लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया. हमने जब पढ़ा कि अगर पेशेंट एक से ज़्यादा थेरेपी के लिए आता है वी हैव टू कीप बोथ द थेरेपीज फर्स्ट देन मेलिग्नेंसी. पहले हमें जो दोनों थेरेपीज़ हैं उसको हम प्राइमरी रखेंगे और इन दोनों का कोई भी सीक्वेंस नहीं है. इसका कोड कैसे मिलेगा? इंडेक्स में इनकाउंटर, encounter, and next encounter is for chemo as well as for the immuno. So chemotherapy code Z51.11, then we have immuno, JK. This is immunotherapy Z51.12. Now we have to code the malignancy. So it's chronic B-cell lymphocytic leukemia. तो अब हमें इंडेक्स में ल्यूकीमिया ढूंढना है. मैम पेज नंबर 288
थैंक्स। ल्यूकीमिया, क्रॉनिक बी सेल लिम्फोसाइटिक, सो आर कोड इज C91.1। ये इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे जो मुझे आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिया था, वो ये बताना है कि भाई जो ल्यूकीमिया के जो कोड्स होते हैं या प्लाज्मा सेल्स के जो कोड्स होते हैं, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, सो ये देखो, जो नियोप्लाज्म प्लाज्मा सेल या ब्लड सेल के होते हैं, उसके जो कोड्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, विद नॉट हैविंग अचीव रिमिशन, इन रिमिशन एंड इन रिलैप्स। जब भी आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है कि वेदर योर नियोप्लाज्म इज इन रिमिशन और इन रिलैप्स, यू हैव टू कंसीडर दिस एज एन नॉट हैविंग अचीव रिमिशन। आप उसे नॉट हैविंग अचीव रिमिशन कंसीडर करोगे। इन रिमिशन का तब करना है जब आपके डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा हो कि पेशेंट का जो नियोप्लाज्म है वो इन रिमिशन है। नेक्स्ट आते हैं, इन रिमिशन का मतलब क्या होता है? जब नियोप्लाज्म स्टेबल हो जाता है, स्टेबल मतलब कि अभी एग्जर्बेट नहीं हो रहा, कोई अपने साइड इफ़ेक्ट्स शो नहीं कर रहा, स्टेबल है। लेट्स से कीमोथेरेपी दी, कीमोथेरेपी के बाद कुछ टाइम के लिए नियोप्लाज्म स्टेबल है। तो जब नियोप्लाज्म स्टेबल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इन रिमिशन। इन रिमिशन, इन रिमिशन और हिस्ट्री में क्या फ़र्क होता है? इन रिमिशन में पेशेंट को कंटिन्यू मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन पे पेशेंट है क्योंकि कंडीशन तो है, स्टेबल है बट कंडीशन तो है। वेयर एज हिस्ट्री हम तभी कोट करते हैं व्हेन द मेडिसिन हैज़ बीन स्टॉप्ड या फिर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका होता है, तब हम उसे हिस्ट्री कोट करते हैं। अगर पेशेंट का मेडिसिन चल रहा है और कंडीशन स्टेबल है तो आप उसे इन रिमिशन करोगे। एक और चीज़, आप अपने थॉट से इन रिमिशन नहीं करोगे। इन रिमिशन सिर्फ तब होगा जब डॉक्यूमेंटेड होगा कि पेशेंट का नियोप्लाज्म इन रिमिशन स्टेज पे है। अगर मेंशन है कि पेशेंट का जो नियोप्लाज्म है वो इन रिमिशन स्टेज पे है, तभी आप इसे इन रिमिशन कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इन रिमिशन नहीं जाएगा। देन आते हैं क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब होता है जब स्टेबल से वापस वो एग्जर्बेट होने लग जाता है, इस स्टेज को बोलते हैं रिलैप्स। जब स्टेबल से एग्जर्बेट होना स्टार्ट हो गया तो दैट इज़ रिलैप्स। अगेन सिर्फ मैं यहाँ पे आपको मतलब बता रही हूँ कि इसका है क्या। आपको जो कोडिंग करनी है वो प्रोवाइडर की डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट पे करनी है। अगर डॉक्टर ने नहीं लिखा कि भाई ये रिलैप्स है तो आप उसे खुद से कंसीडर नहीं करोगे। और जैसा हमारा क्वेश्चन था जिसमें इसमें इन रिमिशन और रिलैप्स कुछ लिखा ही नहीं था, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं नॉट हैविंग अचीव रिमिशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा जाता है? नॉट हैविंग इन रिमिशन। सो ये जो इन रिमिशन वाले सिचुएशंस है ये हमें ब्लड सेल्स कैंसर्स और प्लाज्मा कैंसर्स में ही मिलती है। याद रखना, इन रिमिशन और हिस्ट्री में डिफरेंस होता है। नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा कि अगर एक से ज़्यादा थेरेपी दी जा रही है तो हम दोनों थेरेपी को कोड करेंगे और कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी जा सकता है। मैलिग्नेंसी हमारी लास्ट में जाएगी आफ्टर द थेरेपी। साथ ही साथ हमने वो ल्यूकीमिया वाला पोर्शन देखा कि भाई इन रिमिशन, इन रिलैप्स और नॉट हैविंग अचीव रिमिशन में क्या डिफरेंस होता है। हमने पहले एक गाइडलाइन और पढ़ी थी
वो ये पढ़ी थी कि व्हेन द विजिट इज़ फॉर प्रोसीजर यू हैव टू मेक श्योर कि जहाँ पे प्रोसीजर डायरेक्टेड है आप उसी का कोड प्राइमरी लगाओगे, फिर कीमो का कोड लगाओगे। तो हमेशा कीमो नहीं जाती है प्राइमरी। जो भी आपका रीज़न ऑफ इनकाउंटर है या जो भी सर्जरी के लिए पेशेंट आया उसको आप पहले कोड करोगे। ये हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब आते हैं थर्ड टॉपिक, ब्रैकीथेरेपी। क्या होती है ब्रैकीथेरेपी? ब्रैकीथेरेपी में क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव सीड्स बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सीड्स पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं ताकि ये जो रेडियो एक्टिव सीड्स हैं ये अपने आप से एक पर्टिकुलर रेज निकालें जिससे जो ट्यूमर है वो श्रिंक हो जाए। रेडियो एक्टिव सीड्स क्या करते हैं, ये रेज क्रिएट करते हैं जो कि ट्यूमर जिससे श्रिंक हो जाए। तो ब्रैकीथेरेपी में जैसे कीमोथेरेपी थ्रू ड्रग्स दी जाती है, इम्यूनो भी सेम दी जाती है, रेडिएशन थेरेपी के लिए डॉक्टर बाहर से रेडिएशंस पास करता है थ्रू गामा कैमरा और पर्टिकुलर जो भी उसका रेडिएशन का सोर्स है वहाँ से। लेकिन ब्रैकीथेरेपी में ब्रैकीथेरेपी को इंटरनल रेडिएशन थेरेपी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को इनसाइड द बॉडी इंसर्ट किया जाता है विद इन द नियर द ट्यूमर। सो यहाँ पे ब्रैकीथेरेपी क्या होता है, इसे हम एक सर्जिकल प्रोसीजर कंसीडर करते हैं, एक नॉर्मल प्रोसीजर कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट की बॉडी को ऑपरेट करके वहाँ पे ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये देखो यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाला है, ये रहा, देख रहे हो यहाँ से रेज क्रिएट हो रही है, रेज पास हो रही है। तो यहाँ पे विद द प्रोसीजर या विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं। अब क्योंकि ब्रैकीथेरेपी, हाँ जी बोलो मैम, तो इसमें और रेडियोथेरेपी में क्या डिफरेंस होगा? रेडियोथेरेपी में क्या होता है, एक्सटर्नल रेज पास की जाती है। ब्रैकीथेरेपी में सीड पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, वेयर एज रेडियोथेरेपी में या रेडिएशन में एक बड़े बड़े जैसे एक्सरे की मशीन्स होती है, गामा कैमरा की मशीन्स होती है, ऐसी बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ की जाती हैं जिसके थ्रू पेशेंट की बॉडी से रेडिएशन पास की जाती है। देखो देख रहे हो आप, यहाँ पे कोई पेशेंट को ऑपरेट नहीं कर रहे, जैसे एमआरआई की मशीन होती है उसके नीचे पेशेंट को रखा गया एंड यहाँ से उसके पेशेंट की बॉडी से रेडिएशंस पास की गई। ओके मैम, यस मैम। इसी वजह से हमारे पास रेडिएशन थेरेपी का Z51 वाला कोड है। रेडिएशन थेरेपी में पेशेंट की बॉडी में कहीं पे भी इंसिजन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो भी टारगेटेड एरिया होता है यहाँ से उसकी रेडिएशन पास की कर दी जाती है। अब क्योंकि ब्रैकीथेरेपी में इंसिजन या ओपनिंग बनाने की ज़रूरत होती है, तो यही रीज़न है कि ब्रैकीथेरेपी को प्रोसीजर कैटेगरी में कंसीडर किया गया है और इसका हमारे पास कोई भी Z51 यानी इनकाउंटर वाला कोड अवेलेबल नहीं है। जब भी पेशेंट ब्रैकीथेरेपी के लिए आएगा तो जोन सी भी साइड की ब्रैकीथेरेपी दे रहे हैं, लेट्स से पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है एंड लंग कैंसर है, लंग में प्राइमरी है, ब्रेस्ट में सेकेंडरी है। ब्रैकीथेरेपी जो दी जा रही है, जो रेडियो एक्टिव सीड प्लेस किए जा रहे हैं वो ब्रेस्ट में किए जा रहे हैं, तो ब्रैकीथेरेपी इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ब्रेस्ट। तो इस केस में आप क्या करोगे, सेकेंडरी नियोप्लाज्म ऑफ द ब्रेस्ट को प्राइमरी लगाओगे। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर जो ब्रैकीथेरेपी का प्रोसीजर है वो आपका सेकेंडरी साइट पे हो रहा है एंड प्राइमरी नियोप्लाज्म ऑफ लंग आपका सेकेंडरी जाएगा। सो जब भी ऐसा होता है कि पेशेंट ब्रैकीथेरेपी के लिए आता है, ब्रैकीथेरेपी में हम प्रोसीजर्स की गाइडलाइन फॉलो करते हैं
और जोन सी साइट का ट्रीटमेंट हो रहा है, जोन सी साइट पे ब्रैकीथेरेपी हो रही है, आप उस साइट को पहले कोट करोगे। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। एक बार म्यूट कर रही हूँ मैं अपने आप को। सेकेंड वाली गाइडलाइन वर्ड टू वर्ड रीड करो। पढ़ लिया आप लोगों ने? यस मैम। मैम आपने सीक्वेंसिंग में ये यही बोला ना कि जिस चीज की ब्रैकीथेरेपी के लिए आ रखा है पेशेंट, हम उसको प्राइमरी रखेंगे। हाँ जी। ओके मैम। बढ़ जाऊँ आगे? यस मैम। ठीक है, एक बार हमने जो अभी इन रिमिशन वाला डिस्कस किया उसको भी रीड आउट कर लेते हैं। याद रखना, इन रिमिशन और हिस्ट्री में फ़र्क होता है। हिस्ट्री का मतलब होता है कि कंडीशन हैज़ बिन कम्प्लीटली रिजॉल्व एंड डज नॉट नीड द फर्दर ट्रीटमेंट, वेयर एज इन रिमिशन का मतलब होता है दैट कंडीशन इज़ इन स्टेबल कंडीशन। ये हमारे ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा या कोई भी प्लाज्मा सेल्स न्यूप्लाज्म होंगे, उन सब में आपको एक कैटेगराइजेशन मिलेगी। तो एक बार एन वाला रीड करो फटाफट से। कोई क्वेश्चन इसमें? नो मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन द पेशेंट इज एडमिटेड फॉर द रेडिएशन, कीमो और इम्यूनो एंड लेटर ऑन पेशेंट डेवलप्स द कॉम्प्लिकेशन। सीक्वेंसिंग क्या होगी इसकी? डेफिनेटली जो रीज़न ऑफ एनकाउंटर होगा वो आपका प्राइमरी जाएगा। अगर पेशेंट एडमिट हुआ है रेडिएशन, कीमो या इम्यूनो के लिए, तो आपका Z51 वाली सीरीज़, Z51-0 फॉर रेडिएशन, 51.1 फॉर कीमो एंड 51.12 फॉर एंटी नियोप्लास्टिक इम्यूनोथेरेपी, उसको आप प्राइमरी कोड करोगे। और जो भी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं उसको आप सेकेंड नंबर पे कोड करोगे, फॉलोड बाय द कोड्स फॉर कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे हमने कॉम्प्लिकेशन सेकेंड नंबर पे कोड क्यों करी? क्योंकि पेशेंट का जो रीज़न ऑफ इनकाउंटर है वो कीमो, इम्यूनो या रेडिएशन थेरेपी है। अगर पेशेंट का रीज़न ऑफ इनकाउंटर कॉम्प्लिकेशंस होता, सच एज डिहाइड्रेशन होता, आज पेशेंट सिर्फ रिहाइड्रेट करता, उसके बाद डॉक्टर कहता कि लेट्स प्लान फॉर कीमोथेरेपी ऑल्सो, तब आपका डिहाइड्रेशन प्राइमरी जा सकता था। तो ये एक पॉइंट है कि हमेशा कीमो, इम्यूनो या रेडिएशन प्राइमरी नहीं जाता। हम वो कंडीशन को प्राइमरी कोड करते हैं जो रीज़न ऑफ इनकाउंटर होता है या जिस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, अनटिल अनलेस एक्सेप्शन हो, जैसे हमारे पास अनीमिया के केस में थी।
नेक्स्ट आते हैं अगेन, अगर ब्रैकीथेरेपी के लिए आएगा तो ब्रैकीथेरेपी तो प्रोसीजर का कोड होता है, मतलब प्रोसीजर कंसीडर किया जाता है, उसमें हम मेलिग्नेंसी प्राइमरी कोड करते हैं। तो अगर ब्रैकीथेरेपी आएगा तो मेलिग्नेंसी प्राइमरी फॉलोड बाय एनी कॉम्प्लिकेशन इफ देयर इज एनी। कोई क्वेश्चन इस पॉइंट में? नो मैम, इसमें तो यही है ना कि रीजन ऑफ इनकाउंटर को पहले वो करना है कोड। हाँ जी। अभी तक हम ओके जो भी गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं ना, सब में वही है। एक्सेप्शन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ अनीमिया ड्यू टू नियोप्लाज्म में थी, ठीक है। ओके मैम। बस डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पढ़ रहे हैं। अब लेट्स सी, डिफरेंट सिनेरियो आया। आज पेशेंट चेक कराने आया है कि भाई उसकी जो प्राइमरी मेलिग्नेंसी है वो कितना आगे मेटास्टाइज हो गई है। अब डॉक्टर इसको करने के लिए क्या करेगा? अगर कोई प्रोसीजर कर रहा है उसके लिए कौन कौन से कर सकता है? बायोप्सी कर सकता है, थोरैकोसेंटेसिस कर सकता है, पैरासेंटेसिस कर सकता है। थोरैकोसेंटेसिस क्या होता है? किसी भी वर्ड के पीछे सेंटेसिस आ जाए, जैसे हमने पढ़ा था एक्टमी आता है तो क्या करते हैं? रिमूवल। यही अगर सेंटेसिस आता है, सेंटेसिस का मतलब होता है सीरिंज से फ्लूइड को ड्रेन करना, सीरिंज से ड्रेन करना। थोरैकोसेंटेसिस थोरैसिक कैविटी से ड्रेन करता है एंड पैरासेंटेसिस एब्डोमेन कैविटी से फ्लूइड को ड्रेन करता है। तो जब भी पेशेंट चेक कराने आ रहा है कि उसकी मेलिग्नेंसी कितनी मेटास्टाइज हुई है तो कोई ना कोई प्रोसीजर कराएगा। तो ये प्रोसीजर स्पेसिफिक विजिट्स हो गई। तो जब भी पेशेंट कोई प्रोसीजर कराने आता है हम क्या करते हैं? मेलिग्नेंसी को प्राइमरी कोड करते हैं। तो इसमें भी आप सेम करोगे। तो आप प्राइमरी मेलिग्नेंसी को पहले कोड करोगे, उसके बाद जो भी मेटास्टेटिक साइट अगर मेंशन है या कोई कंडीशन मेंशन है उसको सेकंड नंबर पे कोड करोगे। अगर उसके बाद कीमो या रेडिएशन थेरेपी दी गई है तो वो आपकी थर्ड नंबर पे जाएगी। तो जब भी पेशेंट चेक कराने आएगा कि उसकी मेलिग्नेंसी कितना एक्सटेंड हो गई है बाय एनी प्रोसीजर सच एज पैरासेंटेसिस, थोरैकोसेंटेसिस और बायोप्सी, तो उस केस में जहाँ पे वो प्राइमरी मेलिग्नेंसी है उसको प्राइमरी कोड करोगे, फिर वो जहाँ मेटास्टाइज हुआ है उसको हम सेकंड नंबर पे कोड करेंगे। इसका एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नियोप्लाज्म दो जगह को कवर करे। अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। पेशेंट को लंग कैंसर है, देन मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन है। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है कहीं पे फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाना। वो साइट नहीं है, वो बस ये बता रही हैं कि वहाँ पे जो फ्लूइड है वो मैलिग्नेंट इन नेचर है। तो नियोप्लाज्म तो एक ही है ना इसको, Yes, ma'am. दैट इज़ फॉर लंग। Yes. कितने कोड्स मिल गए दीक्षा आपको? मैम 2 मिल गए थे, बस इसी में था, इसको ढूंढ रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आप दोनों ने आंसर भेज दिया मुझे। दीक्षा आपने C34.02 कैसे ढूंढा? पेशेंट को लंग कैंसर है ना, तो नियोप्लाज्म टेबल पे गए। अच्छा वो डाल के फिर ठीक है ना? और ये रहा लंग। आपने ज़ीरो लिंग ये गलत ले लिया ना, ये C34.0 क्यों लिया आपने? दीक्षा मैम हम्म, मैंने वो रॉन्ग से ले लिया था। अच्छा ठीक है, क्लियर है ना कि C34.0 नहीं जाएगा। अभी हमारे केस में वो C34.02
9 रहेगा। क्यों? क्योंकि लंग का कैंसर है। अब क्योंकि यहाँ पे हाइफन लगा तो वी हैव टू कंप्लीट दिस। तो C34.92 जो कि रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट लंग कैंसर। अब आते हैं, साथ ही साथ पेशेंट को मैलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन है तो J91.0 एंड लास्ट में कीमो दिया जा रहा है तो Z51.11। एक बार प्लूरल एफ्यूजन का भी कोड देख लेते हैं साथ में। इंडेक्स में एफ्यूजन पे जाना है। मैम 206। थैंक्स। एफ्यूजन, ये रहा हमारा एफ्यूजन। एफ्यूजन के बाद मैलिग्नेंट प्लूरल कोड ये रहा J91.0। अब यहाँ पे एक टिप है जो देनी है, वो याद रखना हमेशा कि जब भी नियोप्लाज्म की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, एफ्यूजन क्या होता है? फ्लूइड ही होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन ही है। तो जब भी नियोप्लाज्म की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है तो आपको हमेशा मैलिग्नेंसी प्राइमरी रखनी है एंड प्लूरल एफ्यूजन, असाइटिस, जहाँ पे भी वो प्लूरल हुआ है उसको सेकंड नंबर पर रखना है। तो कहीं पे भी अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, चाहे जैसे सपोज ओवरी कैंसर की वजह से स्टमक में एक्यूमुलेशन हो गया, तो ओवरी कैंसर को आप प्राइमरी रखोगे, फ्लूइड एक्यूमुलेशन को सेकेंडरी रखोगे। मैलिग्नेंसी प्राइमरी एंड एफ्यूजन का जो कोड होगा वो आपका सेकेंड नंबर पे जाएगा। अब आते हैं अपनी गाइडलाइंस पे वापस। एफ वाली गाइडलाइन हमने कर ली। नाउ लेट्स मूव टू द गाइडलाइन नंबर जी। गाइडलाइन नंबर जी है सिम्टम्स, साइंस एंड एबनॉर्मल फाइंडिंग लिस्टेड इन चैप्टर 18। जो भी साइन एंड सिम्टम्स के कोड्स होते हैं उसके कोड आर सीरीज़ के होते हैं और वो सारे कोड लिस्टेड होते हैं चैप्टर नंबर 18 में। अगर कोई पेशेंट है जिसे सिम्टम्स आ रहे हैं और मैलिग्नेंसी भी है तो उसमें आप मैलिग्नेंसी ही कोड करोगे, सिम्टम्स कोड नहीं करोगे क्योंकि सिम्टम उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। तो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई पेशेंट है वो सिम्टम्स लेके आया ऑफ द मैलिग्नेंसी तो आपने मैलिग्नेंसी ही कोड करनी है, सिम्टम्स मैलिग्नेंसी को रिप्लेस नहीं करेंगे। एक बार जी फटाफट रीड करना, जी वाली गाइडलाइन। रीडिंग डन। यस मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं मैलिग्नेंसी इन 2 और मोर नॉन कॉन्टेगियस साइट्स। नॉन कॉन्टेगियस साइट्स का क्या मतलब होता है? देखो, अब कल परसों जब हम ICDA फर्स्ट कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि अगर एक ही नियोप्लाज्म 2 साइट को कवर करता है तो हम उसमें एक ही कोड करते हैं, कोड ओनली 1। और अगर 2 साइट को कवर कर रहा है तो हम कौन सा करेंगे? ओवरलैपिंग साइट का, क्योंकि 2 नियोप्लाज्म को कवर कर रहा है वो। सेम वे अगर कोई पेशेंट है उसके कॉलन में, लेट्स से कॉलन है, ये हमने कॉलन बनाया। अब एक नियोप्लाज्म यहाँ पे है, एक नियोप्लाज्म हमारा असेंडिंग में है।
तो यहाँ पे पेशेंट को 2 नियोप्लाज्म है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 नियोप्लाज्म है, हम यहाँ पे 2 कोड करेंगे। एक ऑर्गन में, सेम ऑर्गन में अगर एक से ज़्यादा ट्यूमर होते हैं तो हम हर नियोप्लाज्म को सेपरेटली कोड करते हैं। और अगर 2 ऑर्गन में एक नियोप्लाज्म होता है तब उसमें हम एक ही कोड करते हैं ओवरलैपिंग साइट का। तो जब 2 से ज़्यादा नॉन कॉन्टेगियस साइट्स पर मैलिग्नेंसी होती है, जैसे कि नॉन कॉन्टेगियस साइट मीन्स जो कि एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कोड करेंगे। इवन दो इट इज़ ऑन द सेम ऑर्गन, स्टिल वी आर गोइंग टू यूज़ 2 कोड्स। क्यों करेंगे यहाँ पे हम 2 कोड? क्योंकि यहाँ पे 2 नियोप्लाज्म हैं और ये दोनों नॉन कॉन्टेगियस साइट पे हैं। क्लियर है ये चीज़? मैम एक बार थोड़ा रिपीट कर देना इसको। ठीक है। जब भी पेशेंट का जो नियोप्लाज्म होता है, अगर वो अलग अलग एक ही ऑर्गन में अलग अलग जगह पे है, जैसे कि ये है, यहाँ पे एक ही ऑर्गन है, कॉलन हमने बनाया, एक असेंडिंग में एक डिसेंडिंग में, ठीक है। एक ही कॉलन पे 2 जगह नियोप्लाज्म है। तो जब एक ही कॉलन में 2 डिफरेंट नियोप्लाज्म है, यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट कोड करने हैं। अगर हमारा एक नियोप्लाज्म 2 साइड पे होता तो हम क्या करते, एक ही कोड करते ओवरलैपिंग साइड का। बट क्योंकि यहाँ पे 2 नियोप्लाज्म हैं, हम दोनों नियोप्लाज्म को सेपरेट कोड करेंगे। इवन दो द बोथ नियोप्लाज्म कम्स अंडर द वन ऑर्गन, तब भी हम यहाँ पे 2 नियोप्लाज्म कोड करेंगे, इवन दो वो एक ऑर्गन में आ रहे हैं तब भी। रिया क्लियर है? यस मैम। ठीक है, 2 क्वेश्चन भेजे मैंने, ट्राई करो। दीक्षा, हम करें साथ में या अभी थोड़ा टाइम चाहिए? Yes, ma'am. बताती हूँ। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें पेशेंट को मैलिग्नेंट लीजन है अपर लिप का, जो कि आप लिपस्टिक एरिया से लेबियल फ्रेनम तक चला गया। ठीक है, लिपस्टिक एरिया बनाते हैं, पर बनाने में अच्छा नहीं बनेगा तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये जो पेशेंट है, इसके लिपस्टिक एरिया पे नियोप्लाज्म था, यहाँ नियोप्लाज्म था, जिसने साइज एक्सटेंड किया है, मेटास्टाइज नहीं हुआ, एक्सटेंड किया है। नाउ दिस हैज़ बीन रीच टू दी लेबियल फ्रेनम, ये जो कनेक्ट करता है आपस में, दिस इज लेबियल फ्रेनम।
तो इसने कनेक्ट किया और ये लेबियल फ्रेनुलम तक पहुंच गया। अब ये नियोप्लाज्म कितने हैं? एक है और दो साइड को कवर कर रहे हैं। तो जब एक नियोप्लाज्म जो एक्सटेंड होता है, मेटास्टाइज नहीं होता, और एक्सटेंड होके दो साइड को कवर करता है, उसमें हम किसको कोड करते हैं? ओवरलैपिंग साइड को कोड करते हैं। ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग। साइड। ठीक है, तो अब हम नियोप्लाज्म टेबल में वापस जाते हैं। पेशेंट को लिप्स पे था, तो लिप स्टार्ट हो रहा है, ये रहा लिप। लिप के अंदर हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले लिपस्टिक एरिया का कोड अलग लेंगे एंड देन लेबियल फ्रेनुलम का अलग लेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि दो एरियाज़ पे एक नियोप्लाज्म होता है, तो अलग अलग कोड नहीं जाता। हमारा जो कोड जाता है वो ओवरलैपिंग साइड का जाता है। तो इसमें जो कोड होगा वो हो जाएगा C00.8। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में क्या लिखा है? सेकंड में लिखा है कि पेशेंट को दो डिस्टिंक्ट नियोप्लाज्म है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, एक इस मिकोसा में है अपर लिप के, और एक सेकंड लिप के मिकोसा में है, इंटरनल पार्ट इज मिकोसा। तो अब क्योंकि ये डिस्टिंक्ट हैं, दो डिफरेंट नियोप्लाज्म हैं, हमारे यहाँ पे दो कोड जाएंगे। एक इंटरनल वाले, क्योंकि मिकोसा है, मिकोसा पे अगर आप जाओगे तो वो क्लिक कह रही है नियोप्लाज्म लिप और इंटरनल। इंटरनल में अपर एंड लोअर बोथ कोड शुड बी 4 and 3. This should be क्या हो गया? C00.4 and C00.3, ये दो हमारे इसके कोड जाएंगे। तो अभी हमने जो पढ़ा कि अगर एक नियोप्लाज्म के दो नॉन कॉन्टेगियस साइड्स हैं, मतलब एक दूसरे से अलग अलग साइड, नियोप्लाज्म नहीं ऑर्गन, तो हम उसमें दो डिफरेंट कोड करेंगे। अगर प्राइमरी से एक सेकेंडरी लिखी है तब तो वेल एंड गुड, नहीं लिखी तो बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन हम दोनों कोड करेंगे, या फिर प्रोवाइडर से पूछेंगे कि कौन सा प्राइमरी एंड कौन सा सेकेंडरी। तो एक बार आई वाला रीड करो फटाफट से। आई वाली गाइडलाइन 1 मिनट में फटाफट रीड कर लो। डन मैम। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कोड फ्रॉम सीरीज C80। तो ये रही हमारी C80 की सीरीज़।
C80 की सीरीज़ में हमारे पास 3 कोड हैं, 0, 1 एंड 2। C80.0 और C80.1 के डिस्क्रिप्शन पढ़ के मुझे डिफरेंस बताना दोनों में क्या है। पढ़ लिया C80.0 एंड 1। समझ आया कोई डिफरेंस? ओके। C80.0 तब जाता है जब डॉक्टर ने लिख दिया नियोप्लाज्म, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म। डॉक्टर ने साइट as well as प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही डिफाइन नहीं किए। साइट भी डिफाइन नहीं करी, प्राइमरी और सेकेंडरी भी डिफाइन नहीं किया। तब हमारा जाता है C80.0। डॉक्टर ने सिर्फ लिख दिया कि पेशेंट इज़ हेयर विद द मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, मैलिग्नेंट प्राइमरी, मैलिग्नेंट सेकेंडरी या साइट ऑफ दैट नियोप्लाज्म इज़ नॉट मेंशन्ड। तब हम लेते हैं C80.0। C80.1 हम तब लेते हैं when the site of primary neoplasm या primary site mention नहीं होती। Let's say patient is coming with the secondary neoplasm of lung, उसका आज लंग का है एंड उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो अननोन है। हमें नहीं पता कि वो प्राइमरी कहाँ से मेटास्टाइज होके आया है। मैम हाँ जी, हाँ बोलो। मैम आपकी आवाज़ थोड़ा कट रही है। अब ठीक है क्या? यस मैम। ठीक है। तो जब पेशेंट आता है सेकेंडरी नियोप्लाज्म लेके एंड उसका प्राइमरी सोर्स जो होता है वो अननोन होता है, तब हम C80.1 लगाते हैं। जब डॉक्टर ने बोला हो कि प्राइमरी साइट की लोकेशन नहीं पता, तब हमारा C80.1 जाता है। और जब डॉक्टर बोल रहा है कि पेशेंट को सिर्फ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है, ना प्राइमरी मेंशन किया है ना सेकेंडरी, तब C80.0 जाता है। क्लियर? मैं एक बार रिपीट, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी आपकी, कट रही थी ठीक है। बहुत। C80.0 तब जाता है जब साइट मेंशन नहीं हो एज वेल एज प्राइमरी सेकेंडरी मेंशन ना हो। दोनों सिर्फ डॉक्टर ने लिखा है कि पेशेंट हैविंग अ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, ना ये लिखा है कि कहाँ का नियोप्लाज्म, ना ये लिखा है कि प्राइमरी नियोप्लाज्म या सेकेंडरी नियोप्लाज्म। तब जाता है C80.0। C80.1 तब जाता है जब प्राइमरी नियोप्लाज्म कहाँ पे है वो मेंशन नहीं है। जैसे कि अगर पेशेंट आया है सेकेंडरी नियोप्लाज्म ऑफ लंग लेके, लेकिन उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो अननोन है, तब हम क्या करेंगे, प्राइमरी के लिए C80.1 लगा देंगे एंड लंग के लिए सेकेंडरी कैंसर ऑफ लंग। अब क्लियर हुआ? नहीं आया यस समझ? मैम। अच्छा आ गया। तो C80.0 और C80.1 दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि 0 हमारा तब जाता है जब प्राइमरी सेकेंडरी मेंशन नहीं होता एंड 1 हमारा तब जाता है जब पेशेंट का सिर्फ ये मेंशन होता है कि प्राइमरी साइट है वो कहाँ पे है ये मेंशन है, कहाँ पे है ये मेंशन नहीं है, तब हमारा C80.1 जाता है। एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। चेक करना है क्वेश्चन।
ओके, सो ये 2 क्वेश्चन थे हमारे। सबसे पहला था पेनफुल हिप लीड्स टू द डायग्नोसिस ऑफ मेटास्टेटिक बोन, सेकेंडरी नियोप्लाज्म में बोन का फ्रॉम अननोन प्राइमरी सोर्स। तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी नियोप्लाज्म ऑफ बोन को लगाएंगे एंड CAT.1 लगाएंगे। तो आप दोनों ने बिल्कुल ठीक किया। याद रखना, पेन को हम कोड नहीं करेंगे क्योंकि वो कैंसर में इंक्लूडेड होगा। पेन सेपरेटली कोडेबल नहीं होगा, साइन एंड सिम्टम्स को हम सेपरेटली कोड नहीं करेंगे। देन आता है मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म, कुछ भी मेंशन नहीं है तो CAT.0। तो आप लोगों को अब ये दोनों कोड्स क्लियर हैं, इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल पे हमें पता लग गया। अब आते हैं थर्ड कोड पे, CAT.2। इससे पहले एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हम CAT.2 पे आएंगे क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन वाला है। जे, गाइडलाइन नंबर जे एज वेल एज गाइडलाइन नंबर के, इसको फटाफट रीड करो। मैम पढ़ लिया। ठीक है, आगे आते हैं। एल वाला हमने कल कर लिया था, एक्सेप्ट इसमें प्रेगनेंसी वाला टॉपिक, तो वो अभी थोड़ी देर में करेंगे थर्ड वाला। पहले हम CAT वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं CAT.2, malignant neoplasm of the transplanted organ, neoplasm of the transplanted organ। हम पहले भी एक बार कॉम्प्लिकेशन वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से। मुझे एक बार बताना कि कॉम्प्लिकेशन के कोड्स हम कब लगाते हैं। मैम आप प्राइमरी और सेकेंडरी पूछ रहे हो? नहीं, कॉम्प्लिकेशन के कोड्स कब लगाते हैं। कॉम्प्लिकेशन T सीरीज़ के पढ़े थे ना हमने। यस मैम। हाँ, कब लगाते हैं। ओके, हम कॉम्प्लिकेशन के कोड तब लगाते हैं जब भी पेशेंट को कोई कंडीशन होती है आफ्टर द प्रोसीजर। याद आया, पढ़ा था हमने ये। यस मैम, यस मैम। ठीक है, जब भी कोई कंडीशन आफ्टर द प्रोसीजर होती है तो हमारा कॉम्प्लिकेशन, उसको हमने टर्म दिया हुआ है और उसमें हम कॉम्प्लिकेशन का कोड लगाते हैं। कॉम्प्लिकेशन के कोड हमेशा प्राइमरी जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन के कोड हमेशा प्राइमरी जाते हैं, हम उसे कभी भी सेकेंडरी या टर्शरी कोड नहीं करते। अब लेट्स से एक पेशेंट है, उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, and now patient is coming with the neoplasm of the transplanted organ। आज पेशेंट आ रहा है neoplasm of
ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। आज पेशेंट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का नियोप्लाज्म लेके आ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि भाई जब भी किसी प्रोसीजर के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, हम कॉम्प्लिकेशन का कोड लगाते हैं। तो यहाँ पे भी किसी पेशेंट है, जो पेशेंट है उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद वहाँ पे नियोप्लाज्म हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का कोड करेंगे, ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। सेकेंड हमें कोड दिया गया है C80.2। C80.2 ये कोड किस चीज़ का है? ये कोड है मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म एसोसिएटेड विद ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। जब भी किसी पेशेंट को मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म होता है ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, तब हमारा C80.2 जाता है। C80.2 हमेशा सेकेंडरी जाता है। क्यों सेकेंडरी जाता है? क्योंकि ये ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का है। तो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन या किसी भी प्रोसीजर के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसमें हम पहले कॉम्प्लिकेशन का कोड करते हैं। तो इसमें भी C80.2 हमारा सेकेंडरी जाएगा। पहला कोड आपका कॉम्प्लिकेशन का ही जाएगा, जहाँ का भी कॉम्प्लिकेशन है। एंड थर्ड, जहाँ की भी मैलिग्नेंसी है, लेट्स से किडनी में, तो आपका थर्ड किडनी कैंसर का। तो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब भी कोई पेशेंट है उसको ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन में नियोप्लाज्म है, तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन का कोड जाता है, फिर हमारा C80.2 जाता है, एंड थर्ड नंबर पे मैलिग्नेंसी जाती है। फर्स्ट कोड कॉम्प्लिकेशन, सेकंड कोड C80.2, एंड जो थर्ड कोड होता है वो हमारा मैलिग्नेंसी का जाता है। क्लियर है यहाँ तक? कॉम्प्लिकेशन का कोड हमें कहाँ से मिलता है? इंडेक्स में कॉम्प्लिकेशन पे जाके। मैम एक चीज पूछनी थी, हाँ, अगर रीजन ऑफ एनकाउंटर कुछ और है और वो कॉम्प्लिकेशन के साथ आया है तो हम फर्स्ट कोड तब कॉम्प्लिकेशन तो नहीं लेंगे ना? रीज़न ऑफ इनकाउंटर कुछ और है और कॉम्प्लिकेशन के साथ आया नहीं, तब आपका रीज़न ऑफ इनकाउंटर जाएगा। अदरवाइज़ मेजर टाइम यही होता है कि अगर कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है तो वही हमारा प्राइमरी फोकस होता है। तो ये बोला जाता है कि कॉम्प्लिकेशन हमेशा प्राइमरी जाती है। बट अगर आपका रीज़न ऑफ इनकाउंटर कुछ और है बट स्टिल कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि अभी हमने देखा कीमो की वजह से आया बट उसको कॉम्प्लिकेशन हो गई बाद में, तो हमने कॉम्प्लिकेशन बाद में ही कोड करनी है। ठीक है? ओके मैम। ठीक है। एक क्वेश्चन भेज रही हूँ, क्वेश्चन करते हैं। याद रखना, कॉम्प्लिकेशन का कोड ढूंढने के लिए ना इंडेक्स में कॉम्प्लिकेशन पे ही जाना। भेजा है मैंने क्वेश्चन।
C80.1 हम तब लेते हैं ना जब प्राइमरी सोर्स नहीं पता हो। यहाँ पे तो लिखा है ना कि इट्स एन मैलिग्नेंट प्राइमरी नियोप्लाज्म ऑफ द ट्रांसप्लांटेड लिवर, कि अभी लीवर के लिए आया। तो जब भी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन में कुछ होगा, सबसे पहले वी विल रेफर दी कॉम्प्लिकेशन इन द इंडेक्स। कॉम्प्लिकेशन में अब ये ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का है, तो हम कॉम्प्लिकेशन के अंदर ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन देखते हैं। ये रहा कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में ये रहा ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट में लीवर है, तो हार्ट, किडनी, ये रहा हमारा लिवर। तो अगेन कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन के अंदर ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांटेड कहाँ की कॉम्प्लिकेशन है, लिवर की। तो T86.40। अब लिवर में क्या है, लिवर में मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है, तो C80.2। अब अगर हम C80.2 की डिस्क्रिप्शन देखें तो वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि वी हैव टू कोड दी स्पेसिफिक मैलिग्नेंसी एज एन सेकेंडरी डायग्नोसिस आफ्टर दी C80.2। तो अब फिर हम नियोप्लाज्म टेबल में जाएंगे एंड लिवर का नियोप्लाज्म कोड ढूंढेंगे। ये रहा लिवर C22.9। तो ये 3 हमारे कोड हो जाएंगे। क्लियर है ये मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को कैसे कोड करना है। पहले कॉम्प्लिकेशन, फिर C80.2 एंड देन नियोप्लाज्म ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट किसी को भी? रिया एंड दीक्षा, ठीक है। आर वाली गाइडलाइन सेम कह रही है कि जब भी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन में होगा, आप फर्स्ट कोड कॉम्प्लिकेशन का करोगे, सेकंड कोड C80.2 करोगे, एंड एडिशनल कोड जहाँ की भी मैलिग्नेंसी है वो थर्ड नंबर पे जाएगा। अब आता है अपनी नेक्स्ट गाइडलाइन जो हमने पीछे छोड़ दी थी। गाइडलाइन नंबर 3, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ द प्रेग्नेंट पेशेंट। प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ भी होता है, चाहे वॉमिटिंग, HIV, कैंसर, सेप्सिस, सबसे पहला कोड हमारा O सीरीज़ का ही जाता है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट पेशेंट है और उसे मैलिग्नेंसी है, तो आपका जो प्राइमरी कोड है वो O9A.1 है, एंड सेकेंडरी कोड जहाँ की भी मैलिग्नेंसी है आप उसको सेकेंडरी कोड से दिखाओगे। लास्ट कोड विल बी वीक्स ऑफ जेस्टेशन। इसका हम क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं, बस मैं बुक से बता दूंगी कैसे ढूंढते हैं कोड। सो जब भी कोई प्रेग्नेंट पेशेंट है उसे प्रेगनेंसी के टाइम पे कैंसर होता है या नियोप्लाज्म होता है, तो पहला कोड हमारा O9A1 जाता है, फिर हमारा नियोप्लाज्म का कोड जाता है, एंड देन वीक ऑफ जेस्टेशन। कोड मिलता कैसे है हमें, हम इंडेक्स में प्रेगनेंसी पे जाते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर नियोप्लाज्म, ये रहा नियोप्लाज्म, बिनाइन मैलिग्नेंट का O9A.11। O9A.11 को जब आप टेबुलर पे देखोगे तो आपकी बुक आपको कहेगी कि रेफर दी यूज एडिशनल कोड फॉर दी नियोप्लाज्म। ये रहा हमारा O9A.1, यहाँ पे क्लियरली लिखा है यूज एडिशनल कोड फॉर दी नियोप्लाज्म। तो आपका इनमें से कोई एक कोड जाएगा बेस्ड ऑन द ट्राइमेस्टर। रिमाइंडर, ट्राइमेस्टर इज़ बेस्ड ऑन द वीक ऑफ जेस्टेशन
If patient is pregnant for 0 to 13.6 week, it should be comes under the first trimester. 14 to 27.6 second. 28 to delivery third trimester. And in the last we have to quote वीक ऑफ जेस्टेशन टू रिप्रेजेंट कि कौन से वीक की प्रेगनेंसी अभी चल रही है. वीक ऑफ जेस्टेशन कोड करने के लिए क्या करते हैं, हम इंडेक्स में प्रेगनेंसी पे जाते हैं एंड प्रेगनेंसी से हम वीक ऑफ जेस्टेशन वाला कोड पिक करते हैं बेस्ड ऑन द वीक की जो भी अभी करंट वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का. ये रहा हमारा वीक्स ऑफ जेस्टेशन. कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो मैम. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट गाइडलाइन है ब्रेस्ट इम्प्लांट एसोसिएटेड एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा. हमने पढ़ा था कि किसी भी पेशेंट को प्रोसीजर के बाद कॉम्प्लिकेशन आती है. प्रोसीजर कोई भी हो सकता है, इम्प्लांट प्लेसमेंट, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, डिवाइस प्लेसमेंट, स्टंट प्लेसमेंट, सूचर प्लेसमेंट या सिंपल इंसिजन ही क्यों ना हो, तो ये प्रोसीजर्स कैटेगरी में आते हैं. तो अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट इम्प्लांट के बाद वहाँ पे लार्ज सेल लिम्फोमा होता है तो उसका हमारे पास एक स्पेसिफिक कोड दिया गया है और एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई है क्योंकि इम्प्लांट के बाद लिम्फोमा एक्सपेक्टेड होता है. तो अगर इम्प्लांट के बाद लिम्फोमा है तो दैट इज़ एक्सेप्टेड. इसमें हमें बोला गया है कि हम कॉम्प्लिकेशन के कोड नहीं लगाएंगे, टू नॉट असाइन अ कॉम्प्लिकेशन कोड. तो अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट इम्प्लांट की वजह से एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा होता है जिसे हम ALCL बोलते हैं, तो उसमें हमारे जो कोड जाता है वो C80 4.7A और C80 4.7B, इन दोनों में से कोई जाता है. 7B इज़ फॉर इंटरमिशन, 7A इज़ फॉर नॉर्मल बना. हम इसमें कॉम्प्लिकेशन का कोड नहीं लेते तो काइंड ऑफ एक्सेप्शन है. बाकी हर जगह अगर इम्प्लांट की वजह से कुछ हुआ है तो कॉम्प्लिकेशन जाता ही जाता है. तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन बना के दिए कि भाई इसमें कॉम्प्लिकेशन कोड नहीं करोगे. नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी नियोप्लाज्म ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू. अगर किसी पेशेंट को मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है लिम्फॉइड टिश्यू का, तो जो लिम्फॉइड टिश्यू के कोड्स हैं वो हमारे बेस्ड ऑन साइट दिए हुए हैं. ये मैंने लिम्फॉइड टिश्यू के कोड्स खोले, आगे भी हैं बट हम एक एग्जांपल के लिए इसे देख रहे हैं. ये कोड बेस्ड ऑन लिम्फ नोड साइट्स के हैं, हेड, फेस, नेक, इंट्राथोरेसिक, सो. अगर साइट मेंशन नहीं है तो अनस्पेसिफाइड साइट. अगर मल्टीपल साइट लिखा है और साइट मेंशन नहीं करी तो 1-8. अगर आपके पेशेंट का जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड का लिम्फोमा है, वो मेटास्टाइज हो जाता है किसी सॉलिड ऑर्गन साइट पर. लिम्फोमा जो होते हैं वो लिम्फ नोड्स के होते हैं, नोड्स के अंदर नियोप्लाज्म. अगर लिम्फ नोड्स का नियोप्लाज्म मेटास्टाइज हो जाता है एक सॉलिड ऑर्गन पे, लेट्स से एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का नियोप्लाज्म मेटास्टाइज हुआ ब्रेस्ट पे, तो हम इसे क्या कौन सा लेंगे, हम इसमें एक्सिलरी वाला नहीं लेंगे, हम इसमें लेंगे एक्स्ट्रानोडल और सॉलिड ऑर्गन साइट. क्यों? क्योंकि अब ये नियोप्लाज्म नोड से बाहर जा चुका है तो ये एक्स्ट्रानोडल हो गया. क्लियर? यस मैम. एक बार टी वाली गाइडलाइन रीड करना फटाफट से.
रीडिंग टर्न। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब भी मेटास्टाइज हो जाता है बियॉन्ड द लिम्फ नोड, तब हमें कौन सा लेना है, एक्स्ट्रानोडल और सॉलिड ऑर्गन साइट। तो मैम हम इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं, हम सिर्फ सॉलिड ऑर्गन साइट वाला लेंगे। ये सिर्फ लिम्फोइड के केस में होगा ना? हाँ जी, सिर्फ लिम्फोमास या लिम्फोइड। डन। यस मैम। ठीक है। रिया दीक्षित, एक बात बताना, जब आपने दूसरे बैच के साथ क्लास स्टार्ट करी थी तो क्या वहाँ पे हमने चैप्टर 4 से स्टार्ट करी थी या 5 से? मैम डायबिटीज़ वाला। हाइपरटेंशन से। अच्छा, 9 से। ठीक है, ठीक है, डन। ओके, फिर आज का सेशन यही रैप अप कर